हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत CGPSC CGWAPA में। देखिए, आज हम लोग करने वाले हैं आपके छत्तीसगढ़ के एडीओ एग्जाम का क्लास 3। ठीक है, और आपका जैसे कि सभी को पता है, आपका एग्जाम मेरे ख्याल से जून में होगा, है ना। तो अभी अच्छा खासा आपके पास समय है, आप इसका यूटिलाइज कर सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जो आपके डिजिटल साक्षरता अभियान है, इससे संबंधित प्रश्न देखेंगे, मनरेगा से संबंधित प्रश्न देखेंगे, साथ ही पंचायती राज अधिनियम के 2 क्वेश्चन मैं लाया हूँ और कुछ केंद्रीय योजनाओं के बारे में आप जानेंगे। ठीक है, देखिए मैंने जो कंटेंट यहाँ पे लिया है वो इस बुक का है, और साथ ही ये बुक जो है मुझे बहुत पसंद आया है ना। ये इसके जो संपादक है श्री राजेश्वर सर जी हैं, और इसमें बेसिकली आपके ग्रामीण विकास, आजीविका और पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया गया है। लेकिन याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा डिटेल में बुक नहीं है, बहुत अच्छे से समराइज किया गया है। और चूंकि याद रखिएगा, जैसा आपके पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है, उसी पैटर्न पर ये क्या है तो आधारित है। ठीक है, तो बहुत अच्छी पुस्तक है, चीज़ों को बहुत ही, है ना, छोटे छोटे या समराइज करके रखा गया है ताकि आप कम समय में भी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, ये आपका पहला प्रश्न है, और यहाँ से पूछा गया है कि 2024 में किस योजना के तहत जो ग्रामीण क्षेत्र है, गांव के क्षेत्र हैं, वहाँ की महिलाओं के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान चलाया गया, ये आपको बताने हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। 2024 में एक योजना की शुरुआत की गई, कहाँ तो ग्रामीण क्षेत्रों में, और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए ही था डेडिकेटेड, इसलिए तो डिजिटल साक्षरता अभियान, है ना। तो देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं उनको दो डिजिटलीकरण से जोड़ने के लिए, उनसे उनको लिंक करने के लिए, है ना, उन्हें साक्षर बनाने के लिए एक अभियान चलाया गया जिसे डिजिटल साक्षरता अभियान कहा गया उसे। ठीक है, तो वो कौन सा योजना है जिसके अंतर्गत इस अभियान को चलाया गया था, ये आपको बताने हैं। तो ए, प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना, बी, सक्षम महिला योजना, सी, डिजिटल ग्राम योजना, और डी, महिला डिजिटल विकास योजना। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन बी, सक्षम महिला योजना। सक्षम महिला योजना याद रखिएगा 2024 में इसको चालू किया गया। किन क्षेत्रों के लिए, तो याद रखना है आपको ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, और ग्रामीण क्षेत्रों में किन के लिए, तो याद रखिएगा जो महिलाएं हैं उनके लिए। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को याद रखना है डिजिटल साक्षरता से जोड़ने के लिए सक्षम महिला योजना की शुरुआत किया गया। ठीक, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। चलिए, ये देखिए आपका अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न आपके जो है मनरेगा से संबंधित है ना। और मनरेगा के काफी क्वेश्चन आपको आपके एडीओ एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जो कथन दिए हुए हैं इन पर आपको क्या करना है, तो विचार करना है। ठीक, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये आपको याद रखना है, ये मनरेगा है। मनरेगा को ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कहा जाता है, याद रखना। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, महात्मा गांधी, है ना, ये आप पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण अधिनियम। ठीक है, एक मतलब एक्ट होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक, का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का रोजगार गारंटी प्रदान करना है। ठीक, तो मनरेगा का उद्देश्य जो है ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का रोजगार गारंटी प्रदान करना है, ये दिया है, एक कथन है। इस योजना के तहत केवल गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल के परिवारों को रोजगार मिलता है। ठीक, बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लेवल, है ना, बीपीएल को फुल फॉर्म आपको याद रखना है, बिलो पॉवर्टी लेवल। तो मनरेगा योजना के तहत केवल गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवार के लोगों को ही 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। दूसरा कथन है, मनरेगा का कार्यान्वयन पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से किया जाता से होता है। अब इसको आपको बताने हैं कि कौन से कथन गलत है, कौन सा कथन सही है। आपके पास ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिएगा, यहाँ पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का रोजगार गारंटी प्रदान करना है। देखिएगा, ये बिल्कुल सही है ना, याद रखना ये क्या है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है यहाँ पे कि इस योजना के तहत केवल गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल के परिवारों को रोजगार मिलता है, ये गलत है ना। ये बीपीएल रेखा, ठीक, बीपीएल, है ना, ये जो है ना, याद रखिएगा, योजना जो है गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों तक सीमित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 गलत हो गया। मनरेगा का कार्यान्वयन पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से होता है, ये भी बिल्कुल सही है। अब देखिए, आपको 2 सही है, पहला और तीसरा, तो यहाँ पर ऑप्शन बी केवल 1 और 3 सही है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपके पंचायती राज अधिनियम से संबंधित प्रश्न है ना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर आपको दिया है कि पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित किए जाते हैं।
ये आपको याद रखना है। दूसरा, ये जो है कथन है ना, ऊपर वाला जो कथन है नीचे कारण है। राज्य निर्वाचन आयोग को यह अधिकार 73वें संविधान संशोधन के तहत मिला, ये आपको बताना है। अब ये चारों जो है आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो देखिएगा, पंचायती राज अधिनियम कब आया? 1993 को, ये बिल्कुल सही है। और 1993 के तहत पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो पंचायती राज, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम कब आया? तो याद रखना है आपको 1993 को। और इसके तहत कहा गया कि पंचायत का चुनाव जो है ना, ये कौन करवाएगा? तो याद रखना है राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा, ये बिल्कुल क्या है? तो सही है। इसका मतलब क्या है कि पहला वाला बिल्कुल सही है, ठीक। राज्य निर्वाचन आयोग को यह अधिकार 73वें संविधान संशोधन के तहत मिला, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है कि याद रखना है आपको कि राज्य निर्वाचन आयोग को, ठीक है, पंचायती राज का जो है चुनाव ये कराने का अधिकार कहाँ से मिला है? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम से मिला है। तो यहाँ पर देखिए एक और दो दोनों सही है, तो कथन सही है और कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, ये क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट एक बुक से ले लिया है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित जो योजना है और उस योजना का जो उद्देश्य है ना, जो योजना है और योजना का जो उद्देश्य है उसको आपको बताने हैं। देखिए यहाँ पे पहला है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ग्रामीण गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना, ठीक। प्रधानमंत्री आवास योजना, ये ग्रामीण है, ये याद रखना है ना, ग्रामीण और शहरी दोनों चलता है। तो ग्रामीण परिवार के लिए पक्के मकान, ठीक। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्राकृतिक आपदाओं से फसल क्षति का मुआवजा। तो इसको आप सही मिलान करेंगे, ठीक है, इसको आप क्या करेंगे? सही मिलान करेंगे। तो देखिएगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसका उद्देश्य क्या था कि ग्रामीण गरीब परिवारों को, ठीक है, उज्ज्वला मतलब क्या है? आपका एलपीजी है ना, एलपीजी जो सिलेंडर है, गैस सिलेंडर, उसके बारे में है ना। तो ग्रामीण गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना, ये किसका तहत दिया गया? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत, याद रखना है ना। उसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसके तहत जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब लोग हैं उनको क्या? तो पक्के मकान प्रदान करना, ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो जो किसानों के फसल है, अगर उसमें किसी भी प्रकार की क्षति होती है, किसी भी प्रकार को नुकसान होता है, चाहे वो प्राकृतिक हो या मानवीय, तो उसके अंतर्गत देखिएगा, लेकिन यहाँ पे याद रखना है प्राकृतिक आपदाओं से फसल क्षति का मुआवजा, ठीक है। तो प्रधानमंत्री फसल योजना के तहत आपको क्या याद रखना है? जो प्राकृतिक आपदाएं हैं जैसे बाढ़ हो गया, सूखा हो गया या बारिश का ज्यादा होना, ठीक है, इस कारण से जब अगर कुछ, ठीक है, आपदा अगर आता है तो फसल की जो क्षति होती है उसके लिए क्या? तो मुआवजा प्रदान करना। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या देख पाया? आप लोग देख पाएंगे कि ए का पहला सही है, बी का दूसरा सही है और टी का तीसरा सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है, ठीक है, ये आपका अगला प्रश्न है और यहाँ पर देखिएगा आपसे कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करने हैं, है ना। जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जल की आपूर्ति सुनिश्चित करना, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए, जल जीवन मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण व जल संग्रहण पर है, ये उसका मुख्य फोकस बता रहा है ना, मुख्य फोकस। जल जीवन मिशन केवल शहरी क्षेत्रों में लागू होता है, ठीक है। ये जो है तीन कथन दिए हैं और इसका आपको सही उत्तर बताने हैं। तो आपके पास ऑप्शन है कि केवल दोनों सही है, मतलब पहला और दूसरा, बी केवल दूसरा और तीसरा सही है, सी केवल पहला और तीसरा सही है और डी केवल एक सही है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा, तो जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य याद रखिएगा ग्रामीण क्षेत्रों में नल नल से जल की आपूर्ति को सुनिश्चित करना, ये बिल्कुल सही है ना, मतलब पहला सही है। और इस योजना का जल जीवन मिशन का मुख्य फोकस जो है जल का क्या? तो संरक्षण व संग्रहण करना, ये भी बिल्कुल सही है। और जल जीवन मिशन केवल शहरी क्षेत्रों में लागू होता है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। जल जीवन मिशन के बारे में क्या याद रखना है? शहरी क्षेत्रों में लागू होता है, तो बिल्कुल ये गलत है। जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, तो इसका याद रखना है कि मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये जल जीवन मिशन जो है मुख्य रूप से आपको क्या याद रखना है? तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, ठीक है।
ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अब ये कुछ प्रमुख योजनाएं हैं, है ना। मैंने जैसे आपको बताया कि हम लोग कुछ योजनाओं को भी डिस्कस करेंगे, तो ये कुछ प्रमुख योजनाएं हैं, इसके बारे में देखिए। और कुछ प्रमुख योजनाएं और उनके उद्देश्य, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था उज्ज्वला योजना के बारे में। इसके बाद है आपका दूसरा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, है ना, यहाँ ग्राम लिखा है, इस पर आप फोकस करेंगे। और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक, तो पहला देखिए ए में दिया है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, गरीब परिवारों को स्वच्छ ईंधन प्रदान करना। स्वच्छ ईंधन मतलब धुआं रहित, है ना, धुआं रहित, ज्वलनशील रहित। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, तो यहाँ पर आपका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो एलपीजी सिलेंडर से, है ना, संबंधित है। तो ये क्या है, अच्छा आपको ईंधन प्रदान करना, स्वच्छ ईंधन प्रदान करना, ठीक है, धुआं रहित, है ना। तो यहाँ पर ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ ईंधन प्रदान करने या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य है, आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्राम सड़क, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़कों का निर्माण और क्या करना, सुधार करना। ग्रामीण सड़कों का क्या तो निर्माण और क्या तो सुधार करना। उसके बाद लास्ट के लिए यही हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। आजीविका मतलब क्या है, उसको रोजगार प्रदान करना ताकि वो अपने जीवन को क्या हो अच्छे से व्यतीत कर सके। तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार सृजन करना, है ना, मतलब उनको रोजगार प्रदान करना, किनको, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगार हैं उनको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देख पाएंगे कि ए का एक हो जाता है ना। उसी प्रकार आप यहाँ पे देख पाएंगे बी का 2 होता है, ए का 1 होता है और सी का 3। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो प्रश्न है ये पंचायती राज व्यवस्था से है ना। तो यहाँ आपसे पूछा गया है, कथनों पर विचार करने के लिए आपको बोला गया है। ठीक है, कथनों पर विचार करने के लिए आपको क्या तो बोला गया। 73वां संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, पहला कथन है। ठीक है, दूसरा देख पाएंगे कि राज्य वित्त आयोग पंचायती राज संस्थानों को कर लगाने का अधिकार देता है, ये दूसरा कथन है। पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित किए जाते हैं, ये आपको बताने हैं। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिए हैं, केवल पहला और दूसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही है, या केवल पहला सही है। तो चलिए अब ध्यान दीजिएगा, 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है, बिल्कुल सही। पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा कौन सा प्रदान करता है, तो 73वां संविधान संशोधन। ये कब आया, तो याद रखिएगा 1993 में। ठीक है, राज्य वित्त आयोग पंचायती राज संस्थाओं को कर लगाने का अधिकार प्रदान करता है, तो ये गलत है। कर लगाने का अधिकार जो है राज्य वित्त आयोग पंचायती संस्थाओं को प्रदान नहीं करता है, या ऐसा कहें अधिकार नहीं देता है। ठीक है, बल्कि कौन अधिकार देता है, संविधान अधिकार देता है। ठीक है, बल्कि कौन अधिकार देता है, तो याद रखिएगा संविधान अधिकार देता है। ठीक है, और पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित किए जाएंगे, बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हमारा एडीओ का आपका ध्यान रखिएगा, है ना। आज हमारा एडीओ का आपका ये कौन सा, तो ये तीसरा क्लास था। ठीक, इसकी क्लासेस आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगी, और मैं कोशिश करूंगा कि परिचारक का जो साइंस वाला पोर्शन है ना, इसका लगभग मैंने 46 वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है, इसको भी आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। साथ ही आपके जो करंट अफेयर्स की क्लास है वो डेली आएंगे, जो महत्वपूर्ण है। और याद रखिए करंट अफेयर्स को 2-2 3-3 घंटे या आधे आधे घंटे की पढ़ने की जरूरत नहीं है। मोर देन 10 से 15 मिनट ही पर्याप्त रहता है ना। 10 मिनट भी बहुत ज़्यादा है करंट अफेयर के लिए। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए ना, एग्जाम के लिए, वो लर्निंग के लिए अलग चीज़ें होती हैं। ठीक, तो चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए, आज की क्लास यहीं तक।